के लिए कुर्बान हो गए, देश के लिए कर रहे थे, 1 रैंक 1 पेंशन की डिमांड कर रहे थे सर, उसमें ये कुर्बानी दे बैठे जी, शहीद हो गए जी देश के लिए। हमें फोन आया जी, फोन सुनते ही हम घर से दौड़ पड़े, पूरा परिवार दौड़ पड़ा जी। हमारा पिताजी देश के लिए शहीद हो गया, हम देश के लिए ऐसा ना हो कि तो और कोई सरकार को सोचना चाहिए, मोदी सरकार को सोचना चाहिए। 1 बजे के आसपास फोन आया हुआ था मेरे पास और कह रहे थे कि भाई मैंने ऐसे ऐसे ना सुसाइड कर लिया है। फिर मैं बोला ये क्या किया आपने? बोला भाई सरकार हमारी मांग पूरी नहीं कर रही थी और अब तो जो भी कुछ करना इन फौजी भाइयों ने ही करना है, जो मैंने करना था वो कर दिया और इन्होंने हमें इतना कुछ किया, इन्होंने आंख नहीं खोली और हम कल से बैठे हुए थे, इन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया। घर से यही कह के आए थे कि हम वहां जा रहे हैं जंतर मंतर पे 1 रैंक 1 पेंशन के लिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जसवंत और प्रदीप को आपने अभी सुना। ये दोनों बेटे हैं रामकिशन ग्रेवाल के। पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल ने मंगलवार को दिल्ली में सल्फास की गोली खाकर आत्महत्या कर ली। हरियाणा के भिवानी जिले के बामला गांव के रहने वाले रामकिशन ने जहर खाने से पहले किसी को नहीं बताया। रामकिशन ने जहर खाने के बाद अपने बेटे को फोन जरूर किया कि मैंने जहर खा ली है। अपनी पत्नी से बात करने की इच्छा जाहिर की और बेटे से कहा कि उनके साथ आए अन्य साथियों को बता दे कि ऐसा हो गया है। ये उनकी बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग है, बाप और बेटे के बीच में अंतिम बातचीत की, लेकिन हम आपको वो सुनाना नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि इतनी मुश्किल क्षण में एक बातचीत को आपको सुनाएं और कोई जान देने से पहले अपने बच्चे से किस तरह से बात कर रहा है उससे एक असर भावनात्मक हो सकता है। रामकिशन ग्रेवाल ने 6 साल टेरिटोरियल आर्मी में सेवा दी। इनके साथी जगदीश जी ने हमें बताया कि रामकिशन ने 105 इन्फेंट्री बटालियन में 6 साल नौकरी की और उसके बाद डिफेंस सर्विस कोर में चले गए। 2004 में सूबेदार मेजर के पद से रिटायर हुए। सूबेदार के पद से डिफेंस सर्विस कोर से रिटायर हुए जवानों को पेंशन मिलती है, लेकिन जगदीश जी ने फोन पर बताया कि वे टेरिटोरियल आर्मी से रिटायर हुए हैं। इस संघ को वाजपेयी सरकार के समय पहली बार मान्यता मिली थी, लेकिन उन्हें 1 रैंक 1 पेंशन का लाभ नहीं मिला है। सेना में 30 साल काम करने वाले रामकिशन जी ने सबको जमा किया कि हम सबकी लड़ाई लड़ेंगे। उनके साथ रेगुलर आर्मी के पूर्व सैनिक भी 1 नवंबर को दिल्ली आए, लेकिन वे सभी जंतर मंतर की तरफ चले थे कि रामकिशन जी ने आत्महत्या कर ली। चूंकि वे सबके सीनियर थे, इसलिए वे इस लड़ाई का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने रक्षा मंत्री के नाम एक आवेदन पत्र भी लिखा था, उसी पर अपनी आत्महत्या की बात भी लिखी। आज मेरी तरह हजारों सैनिक ऐसे हैं जिन्होंने इस प्रकार दोनों सर्विस की है और उनको 6ठे 7वें वेतन आयोग और 1 रैंक 1 पेंशन की बढ़ोतरी नहीं मिली है। ये उनकी आत्महत्या की चिट्ठी का हिस्सा है। आपसे निवेदन है कि इन सभी कमियों को पूरा किया जाए। हम आपके आभारी रहेंगे। मैं मेरे देश के लिए, मेरी मातृभूमि के लिए एवं मेरे देश के वीर जवानों के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर रहा हूं। रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री कई बार 1 रैंक 1 पेंशन की बात कर चुके हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में कहा कि पिछली सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन के लिए सिर्फ 500 करोड़ रुपया दिया था, लेकिन मौजूदा सरकार ने करीब 5,500 करोड़ की पहली किस्त जारी कर दी है, दे दी है, पेड अंग्रेजी में। मैं तो हैरान था कि पहले की सरकार 1 रैंक 1 पेंशन में 200-500 करोड़ सोचती थी। ये मामला तो 10,000 करोड़ से भी ज्यादा जिम्मेवारी का बन गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे बताया कि 10,000 करोड़ रुपए का बजट का है और प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने फैसला कर लिया। कब रिटायर होगा, किस साल रिटायर होगा, यह सब कुछ नहीं, सबको 1 रैंक 1 पेंशन मिलेगा, ये बात उन्होंने कही। 10,000 करोड़ में से 5,500 करोड़ की राशि देने की बात कही है, जो कि सामान्य नहीं है। आधी राशि बढ़ चुकी है अगर उनके हिसाब से कहें तो, या दी जा चुकी है। पूर्व सेनाध्यक्ष वीके सिंह और केंद्रीय मंत्री का भी बयान है, वो आप सुन लीजिए। अधिकांश चीजें उसमें दी जा चुकी हैं। अब 4 पैसे के लिए कोई कहे कि जी वो 1 साल पहले देनी थी, 1 साल बाद में देनी थी, उसके अंदर नहीं पड़ना है। जो 40 साल पुरानी डिमांड थी, इस सरकार ने वो डिमांड पूरी की है। उसमें कुछ त्रुटियां हैं जिसको रेड्डी कमीशन ठीक कर रहा है। अब आप उसके लिए इंतजार नहीं कर रहे तो ये गलत है। तो क्या 4 पैसे के लिए 70 साल के एक शख्स ने सल्फास की गोली खा ली? 4 पैसे के लिए? केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा कि अफसर लेवल पर 90% से ज्यादा मांगे पूरी हो चुकी हैं, जवानों के स्तर पर कुछ दिक्कत है, फिर कोई जवान आत्महत्या क्यों करेगा? सवाल है कि क्या सभी को 1 रैंक 1 पेंशन मिल चुका है? हमारे सहयोगी अरशद जमाल यूपी के इटावा के सैनिक कल्याण बोर्ड के दफ्तर गए। राज्य सरकार की यह संस्था होती है जिसका काम होता है कि भूतपूर्व फौजियों की दिक्कतों, विवादों को राज्य के संबंधित विभागों से मिलकर निपटाना। मैंने भी दिल्ली से 2-3 सैनिकों से बात की, पूर्व सैनिकों से, कि 1 रैंक 1 पेंशन के बारे में जो कहा जा रहा है उन्हें क्या मिल रहा है।
सैनिक कल्याण बोर्ड के एक सदस्य ने बताया, यह दफ्तर की तस्वीर है कि इटावा में 6,491 भूतपूर्व फौजी हैं। इस दफ्तर के सूत्रों ने बताया कि जिले में सिर्फ 30 से 40% सैनिकों को ही वन रैंक वन पेंशन की पहली किश्त मिली है। हर दिन कोई ना कोई यहां पूछने आता है कि पेंशन की कोई सूचना आई है। यहां आने वाले बड़ी संख्या में सैनिक बताते हैं कि बहुतों को पेंशन ऑर्डर नहीं मिला है। एक सैनिक ने कहा कि 50% सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन की राशि नहीं मिली है। प्रतिशत में भले ही अंतर हो, मगर बातों से लगा कि आधे से भी ज्यादा रिटायर्ड सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन की पहली किश्त नहीं मिली है। वीके सिंह कहते हैं कि 4 पैसे की बात है। आत्महत्या करने वाले रामकिशन जी के साथ आए साथी सैनिक ने भी मुझे ये बात कही, किसी को मिला है, किसी को नहीं मिला है। इटावा के एक व्यक्ति ने अपने पिता का आर्मी नंबर दे दिया और कहा कि वे लखनऊ के ग्राम पोस्ट गढ़ी चिनौटी के रहने वाले हवलदार भीखम सिंह को वन रैंक वन पेंशन की किश्त नहीं मिली है। मिलेगी भी या नहीं, इसकी कोई सूचना उन तक नहीं पहुंची है। उनके बेटे ने अपने पिता का आर्मी नंबर 29479552944795 बताया है। कहा कि 1989 में ही रिटायर हुए थे और 11,000 पेंशन मिल रही है, जबकि वन रैंक वन पेंशन की राशि का अभी तक पता नहीं। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा कि जवानों में दिक्कतें आ रही हैं, उनके मामले में 90% अफसरों की मांगें पूरी हो गई। जैसा कि अभी कहा, देखिए यहां भी अफसर का काम पहले हो जाता है, जवानों का काम बाद में। उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल इंजीनियर से रिटायर हुए हवलदार बलराम ने फोन पर बताया कि वे ये यूपी के हैं सब, 2012 में रिटायर हुए थे, अभी तक वन रैंक वन पेंशन की कोई किस्त नहीं आई है। उनके कुछ साथियों की पेंशन आ गई है। वन रैंक वन पेंशन के तहत नई पेंशन राशि क्या होगी, कितने की किस्त में मिलेगी, इसके लिए पेंशन ऑर्डर नहीं मिला है। जिनके खाते में पैसा आया है उन्हें भी कोई पेंशन ऑर्डर नहीं मिला है कि कितना मिलना चाहिए और कितना दिया जा रहा है। कम से कम हमने जितनों से बात की, सबने ये बात कही। यूपी के औरैया के एक्स सूबेदार गंभीर सिंह को भी मैंने फोन किया। गंभीर सिंह ने बताया कि 2003 में लखनऊ के आर्मी मेडिकल कोर से वो रिटायर हुए थे। उन्होंने बताया कि 2003 में रिटायर होने के बाद उन्हें 25,506 रुपए पेंशन के तौर पर मिल रही थी रकम। उन्हें 3,000 की दो किस्त यानी 6,000 की रकम मिली है वन रैंक वन पेंशन वाली। कोई पेंशन ऑर्डर नहीं मिला है। वन रैंक वन पेंशन की तहत नई राशि क्या होगी, मगर 6,000 रुपया किस हिसाब से दिया गया यह भी उनको पता नहीं। खाते में 6,000 रुपया जरूर आया। उन्होंने यह भी बताया कि अलग अलग यूनिट और रैंक से रिटायर हुए कुछ साथियों के खाते में 16,000 की राशि आई है, तो किसी के खाते में 21,000। मगर सबका कहना है कि किसी के पास यह लिखित नहीं है कि उनकी नई पेंशन क्या है, किस हिसाब से 16,000 रुपया दिया गया है। ज्यादातर साथियों के खाते में पेंशन की कोई नई राशि नहीं आई है। एक तरफ आप जवानों का गुणगान गाते हैं कि इस देश का हमारा जवान ऐसा है, वैसा है, ये है, और दूसरी तरफ जो आपने वादा किया है वन रैंक वन पेंशन, वो लागू नहीं करते हैं। ज्यादातर सैनिक इसकी भी शिकायत करते मिले कि 7वें वेतन आयोग का पैसा नहीं मिला, जबकि नौकरशाही के कई अंगों को यह पैसा मिल चुका है। जान देने में तो हमारे सैनिक एक पल की देरी नहीं करते, तो क्या सरकार को उनकी पेंशन और वेतन का काम भी बहुत जल्दी नहीं कर देना चाहिए, खासकर एक ऐसे टाइम में जब दिन रात टीवी पर सेना के जवानों को लेकर बहस हो रही है और उनके नाम पर सवालों को दबाया जा रहा है कि आप ये सवाल पूछेंगे तो सेना का अपमान होगा। एक सैनिक की आत्महत्या की खबर इसीलिए सामान्य नहीं है। देखते देखते वेबसाइट से लेकर ट्विटर की टाइमलाइन पर यह खबर फैलने लगी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आपके विधायक कमांडो सुरेंद्र सिंह राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने उन्हें वहां से डिटेन कर लिया और संसद मार्ग थाने पर ले गई। मुख्यमंत्री केजरीवाल से भी धक्का मुक्की हुई, उनका चश्मा टूट गया है। मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूँ। मेरे इलाके में अगर किसी की आत्महत्या हो जाए, उसके परिवार वालों से मिलना मेरा फर्ज है, मेरी ड्यूटी है। पुलिस मिलने नहीं देगी मतलब क्या? क्यों नहीं मिलने देगी पुलिस? हमारे देश में पुलिस शासन है कि जनतंत्र है? तानाशाही है कि जनतंत्र है? अगर चुना हुआ मुख्यमंत्री किसी की आत्महत्या हो गई उसके परिवार से नहीं मिल सकता, ये मोदी राज है। इधर आ जाओ, ऐसे पूरा सेकंड कॉर्डन बना लो ना। ठीक है, कुछ नहीं होगा सर। नहीं सर, हमें आपकी चिंता ज्यादा है, कुछ नहीं होगा। दोपहर में ही कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी अस्पताल पहुंचे। राहुल गांधी को भी अस्पताल के गेट पर रोक दिया गया। उसके बाद रामकिशन ग्रेवाल के परिवार वाले बाहर आने लगे, लेकिन कुछ पता नहीं चला। राहुल गांधी परिवार के सदस्यों से मिलने की जिद करने लगे तो उन्हें भी डिटेन कर लिया गया। वहां से राहुल को मंदिर मार्ग थाने ले जाया गया। वहां जब बहुत सारे कांग्रेसी नेता जुट गए तो पुलिस ने उन्हें छोड़ भी दिया। ये वहीं का वीडियो है। अरेस्टेड है या नहीं अरेस्टेड? अगर ये अरेस्टेड नहीं है तो इनको निकालिए।
अभी 1 मिनट निकालिए, 1 मिनट में निकालिए, क्योंकि ये शहीद के बेटे हैं सर को हमारे और अगर ये अरेस्ट नहीं है तो इनको अरेस्ट कीजिए, मुझे भी अरेस्ट कीजिए। सर ये मेरे दामादी, मेरे छोटा भाई जी, बहुत मारा जी, 1 लाख में घुसे मारे जी में नहीं ना तो सुविधा नहीं ना तो न्यू विकास गाड़ी की मुख्तार है। भैया बताइए अरेस्टेड है या नहीं? हाँ ये है। आप अरेस्टेड है? मैं भी अरेस्टेड हूँ? नहीं सर आप नहीं। आप तो मैं इनको ले जा सकता हूँ? नहीं सर, नहीं अलाउड? नहीं सर। क्यों? हिंदुस्तान में इनको अरेस्ट क्यों किया आपने? ये तो अब सीनियर ऑफिसर ही बता पाएंगे। जैसे कौन बताएंगे? नाम क्या है उनका? आप आपके लिए है कि आप बाहर वेट कीजिए। हमें भी आप बाहर में जाना चाहते हैं? हमें भी अरेस्ट कर लीजिए। नहीं सर, हमें भी नहीं ऐसा आदेश है। तो इनको हम बाहर नहीं ले जा सकते? नहीं सर प्लीज। ये जो शहीद के बेटे हैं इनको आप हिंदुस्तान में इनको आप अरेस्ट कर रहे हो? हाँ जी, पहली बार। आपको शर्म नहीं आती क्या? कैसा काम कर रहे हैं आप? इनका बेटा मरा है, पिताजी ये उनके बाप हैं, ये उनके भाई हैं, और आप इनको अरेस्ट कर रहे हो? धक्का जबरदस्ती। कैसा काम है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम इंस्पेक्टर ललित। आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान के शहीद के परिवार को अरेस्ट किया जाना चाहिए? हेलो, अभी वेट कीजिए सर, अभी मैं बात करता हूँ। एक तरह से इस बातचीत में लग रहा है कि जो रामकिशन ग्रेवाल हैं उनके बेटे हैं और उनके पिता भी, रामकिशन ग्रेवाल खुद 70 साल के थे, दोनों थाने में थे और बेटा रो रहा है कि पुलिस ने उन्हें मारा है। मतलब उन्हें मारने की वजह क्या है? मतलब जिसके पिता ने आत्महत्या की हो उस परिवार को पकड़ के डिटेन करना और उसे मारना, ये इसकी क्या जरूरत थी? और अगर राजनेता मिलना ही चाहते थे तो पूरी शाम दिल्ली में इस तरह से इस थाने और उस थाने की भगदड़ क्यों मची रही? तो राहुल गांधी भी अड़ गए कि परिवार वालों को रिहा किया जाए और थाने थाने ढूंढने लगे। मंदिर मार्ग थाने से निकले और नई दिल्ली इलाके के थानों के चक्कर लगाए। पहले साउथ एवेन्यू पुलिस चौकी गए, वहां से कनॉट प्लेस गए, फिर जब मुलाकात नहीं हुई तो अपने घर तुगलक रोड आ गए। फिर जैसे ही जानकारी मिली कि रामकिशन ग्रेवाल के परिवार वाले कनॉट प्लेस थाने पर हैं तो राहुल गांधी वहां पहुंच गए जहां पुलिस ने दोबारा डिटेन कर लिया। तब तक कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता वहां पहुंच गए। अब पुलिस ने राहुल को बिठाकर थाने थाने घुमाना शुरू किया। पहले संसद मार्ग थाने ले गई, फिर तिलक मार्ग थाने ले गई, फिर कनॉट प्लेस थाने ले गई। वहां समर्थकों की भीड़ देखी तो फिर से तिलक मार्ग थाने ले आई। पर सवाल उठता है कि राहुल को रामकिशन ग्रेवाल के परिवार वालों से क्यों नहीं मिलने दिया गया? यहाँ पे लीडर्स भी आने लगे पार्टी के, पहले आम आदमी पार्टी के आए, कांग्रेस के आए। मैं बताना चाहता हूँ कि जो आम आदमी पार्टी वाले लीडर्स आए थे उनको हमने डिटेन कर लिया क्योंकि यहाँ हॉस्पिटल में बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा था। उसके बाद कांग्रेस लीडर्स आए, राहुल गांधी जी आए, राहुल गांधी जी को भी हमने अंदर नहीं जाने दिया। और अभी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि राहुल गांधी जी हमारे इंस्पाइट ऑफ सारी एडवाइस के बाद कि आप अलाउ नहीं है मंदिर मार्ग थाने जाने के बाद ऑब्स्ट्रक्शन करें ड्यूटी पे, हमने उनको भी डिटेन कर लिया है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, राहुल गांधी जी को भी। मीणा साहब इतने अड़े क्यों रहे? क्या मीणा साहब ने अस्पतालों के लिए एक नियम बना दिया है कि अब से कोई भी नेता जाकर पीड़ित परिवारों से नहीं मिलेगा? हाल ही में उड़ीसा में एक अस्पताल में जब आग लगी थी तो दिल्ली से 2 केंद्रीय मंत्री वहां गए थे, जिनमें एक स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। और आप गूगल फायरफॉक्स में मेहनत करेंगे तो ऐसे बहुत सारे कांग्रेस से लेकर बीजेपी सबकी तस्वीरें निकलेंगी। क्या यह खबर आम नहीं है कि एक पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल ने आत्महत्या की है? सबको पता है। उनके बेटे मीडिया से बात तो कर ही रहे हैं। फिर इन लोगों की मुलाकात नेताओं से, राहुल गांधी, मनीष सिसोदिया को घंटों क्यों डिटेन किया गया? अगर वो बात कर लेते तो क्या हो जाता? बहरहाल शाम को राहुल गांधी को छोड़ दिया गया और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। देखिए, इस परिवार ने कुर्बानी दी है और इसके साथ आज जो हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ है। और कम से कम सरकार को इस व्यक्ति के परिवार से माफी मांगनी चाहिए, कहना चाहिए कि भैया हमारी हो गई, हमने आपको कष्ट दिया, कम से कम ये करना चाहिए। देखिए, ये तरीका नहीं है लोगों को अरेस्ट करना, बंद करना, अस्पताल को बंद करना, ये तरीका नहीं है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कर्नल करण खरब साहब हैं, रिटायर्ड हैं आप, लेकिन एडवाइजर हैं इंडियन एक्स सर्विसेज लीग के। स्टूडियो में गुड़गांव से विंग कमांडर विनोद नेप साहब हैं, आप भी रिटायर्ड हैं। और लेफ्टिनेंट कर्नल दिनेश नायन साहब हैं, आप भी रिटायर्ड हैं, सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन UFESM, ये आप लोगों की संस्थाएं हैं।
पर कर्नल खरब साहब, ये इसकी क्या जरूरत थी? मतलब अगर किसी सैनिक ने आत्महत्या ही की है तो उसके परिवार वालों के साथ ये बात आपको व्यवहारिक लगती है क्या? ये जो भी हुआ है, ये सारे का सारा कांड जो है ये बहुत दर्दनाक है। सबसे पहले हत्या ही दर्दनाक है। ये हत्या नहीं, ये हत्या तो नहीं है, लेकिन ये जो आत्महत्या है ये एक सैनिक के लिए एक बड़ा हीन कार्य है। सैनिक के लिए एक अधोगति का, एक निचले दर्जे का ये एक ऐसे समय में पिता की मौत हुई हो और बेटे को थाने में मारा जा रहा हो, रो रहा है, वो कह रहा है। जी, ये जो थोड़ा सा जो इनसेंसिटिव तरीका जो इसको हैंडल करने का जो है वो तो गलत लगता है। ये उसके परिवार वालों को जिस तरीके से जो दर्शाया जा रहा है, जो टीवी में दिखाया जा रहा है, वो डेफिनेटली वो कोई नहीं सहन करने लायक नहीं है। जी, मैं इस पे आता हूं। अब देखते हैं पुलिस भी अपना क्या पक्ष देती है। 1 रैंक 1 पेंशन पर सर क्या पोजीशन है, स्थिति क्या है? सरकार 5,500 करोड़ कहती है जी, तो ये बहुत बड़ी रकम है। आपने देखा, हमने शुरू में जवानों से बात की, आप अफसरान से नहीं, तो जवानों, जितने भी जवानों को 7-8 जवानों को मैंने लगाया, उनमें से किसी ने नहीं कहा कि मुझे सही जानकारी है, मुझे 1 रैंक 1 पेंशन मिल रही है। हाँ, ये एक जानकारी जवान को और जेसीओज को हमारे डेफिनेटली नहीं हो सकती इतना, क्योंकि एक तो सूचनाओं का प्रसार हमारे ढंग का उस ढंग का नहीं है। जैसे कि लेटेस्ट उनका जो रिवाइज्ड पेंशन पे ऑर्डर आ जाना चाहिए था, उनके रिकॉर्ड्स के माध्यम से जो उनके पास पहुंच जाना चाहिए था बैंकों के माध्यम से, वो अभी तक सबका नहीं मिला है। उसमें जो पहुंच जाता है, जो अपने रिकॉर्ड ऑफिस के माध्यम से जो रिक्वेस्ट करता है उसको मिल रहा है। और ये मिलने में एक तो टोटल हमारी जो एक्स सर्विसमैन की तादाद है वो तकरीबन 27 लाख के करीब है आज के दिन। 27 लाख का ये कहा जाना चाहिए कि हम सभी को नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में देंगे। पर ये जब कहा गया कि 5,500 करोड़ पेड है, मैंने दे दिया है, तो ये मैसेज गया कि सबको मिल गया है। नहीं, वास्तविकता तो ये है कि सच ये इक्का दुक्का कोई बाई चांस कोई फ्लॉड केस होगा तो होगा। मैंने इटावा में बात की तो 30 से 40% मैं आ रहा हूँ, वो बता रहा हूँ कि वो अज्ञान है। वो अज्ञान है। ये हमारे आधे जो रिटायर्ड जेसीओ से एनसीओ जो जवान हैं, वो नहीं, अज्ञान इस कारण से है, अज्ञान बहुत सारे ऑफिसर्स को भी है, क्योंकि जो 2012 में जो एक इक्वलाइजेशन एनहांसमेंट ऑफ पेंशन जो हुआ था, उसमें काफी हद तक ऑफिसर्स ने ये कहा था, रिटायर्ड ऑफिसर्स ने, ये जब IESL के प्रेसिडेंट जनरल बलबीर, जनरल सतवीर, ये जब एजिटेशन करने के टाइम ही इन्होंने ये कहा था कि सबसे पहले जेसीओज एनसीओज को मिले जो एनहांसमेंट है। तो एनहांसमेंट उनको 2 बार एनहांसमेंट मिला था। तो ये बता दिया गया था, यहाँ पे जंतर मंतर में भी बताया गया था। डिफेंस सर्विस कोर, आर्मी मेडिकल कोर, अभी इंजीनियर मैकेनिकल, रेगुलर आर्मी, मतलब 3-4 यूनिट है ना। टेरिटोरियल आर्मी का अभी पोजीशन मुझे नहीं मालूम है, उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन फिर भी 3-4 यूनिट से बात करके यही लगता है कि सबको नहीं मिला है पैसा। सबको, हाँ, वो ये भी बता रहे हैं कि कुछ को मिला भी है, 16,000 21,000 मिला है। तो ये अंतर क्यों है सर? क्या ये अंतर अफसरों में भी है? नहीं, दूसरा जो पॉइंट है, 100% OROP तो किसी को भी नहीं मिला है। अच्छा, ना मिलेगा ये? नहीं मिलेगा, नहीं है, मिलेगा। ठीक है, मिलेगा कैसे? वो 89 वाले भिखम सिंह को भी मिलेगा जो 1989 में? उम्मीद है सबको मिलेगा, उम्मीद है सबको मिलेगा, क्योंकि ये जो 1 मैन कमेटी जो गवर्नमेंट ने बैठाई थी, उसकी सिफारिश से अभी तत्काल पिछले दिनों ही, पिछले हफ्ते सप्ताह ही सबमिट हुई है। जो भी तय हुआ है, जो तय के हिसाब से सबको पैसा मिल जाना चाहिए। अगर आपको मिल रहा है तो मुझे मिल जाना चाहिए। सबको मिलने में 100% को शायद ना मिला हो, लेकिन वो मिल रहा है और सबको मिलेगा। ये एक जवाब संक्षेप में कि क्या आपके हिसाब से 1 रैंक 1 पेंशन लागू हो चुका है? उसमें 90% लागू हो चुका है। ठीक है। लेफ्टिनेंट कर्नल दिनेश नायन साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मैंने जो अनुभव अपने प्राइम टाइम में बताए और खरब साहब ने जो कहा, इसके अलग आप क्या बता सकते हैं कि एक सूचना 27 लाख सैनिकों तक सूचना पहुंचाना, मैं ये मान सकता हूं कि इसमें दिक्कतें आ सकती हैं और देरी हो सकती है, पर मुझे ये नहीं पता कि कितनी देरी हुई है। पैसा क्यों नहीं 100% लोगों को मिल रहा है? क्या आप ये बता सकते हैं कारण इसका? रविश जी, जय हिंद। जय हिंद। देखिए, मैं अपना पहलू 2 तरह से रखना चाहूंगा। पहली बात तो मैं अभी रिजर्व में हूं, 3-4 साल पहले रिटायरमेंट लेके आया था बीच में।
मेडिकल ग्राउंड पे, और अगर कल को युद्ध होता है पाकिस्तान के साथ तो मुझे गर्व होगा कि मैं उसमें हिस्सा लूंगा। सो मैं दोनों तरफ की बात थोड़ी सी जो है वो पहचान रहा हूं या समझ रहा हूं। जहां तक सवाल आज जो किस्सा जैसे बताया हमारे कर्नल साहब ने कि जो किस्सा हुआ है रामकिशन जी के साथ, ये बहुत दुखद है। और असली किस्सा ये है कि उनको पेंशन का जो है कम मिल रहा था और काफी दिनों तक वो चिट्ठी पत्री करते रहे दाएं बाएं। उन्होंने जाकर के रक्षा मंत्री के मंत्रालय में मिलने की कोशिश की, परंतु व्यवस्था ऐसी हो चुकी है फौजियों के लिए कि शायद इस चीज को वो सहन नहीं कर पाया और ये दुखद घटना। आपके यहाँ भी व्यवस्था, हालांकि सैनिकों के बारे में सवाल पूछना मना हो गया है, लेकिन क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि क्या आपके यहाँ भी व्यवस्था वैसी हो गई है? सवाल तो सर हम पूछेंगे ही। जी, हमारे यहाँ पे व्यवस्था वैसी होने का मतलब इसलिए नहीं उठता क्योंकि ये एक बहुत ही एलिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी ट्रेनिंग और इसका जो ढांचा है वो रवीश जी इतना मजबूत है कि गलत से गलत माहौल में भी मुश्किल से 2 या 4% गलत हो जाएगा। 95% ये देश की जो मान है, जो आन बान शान है, वो अपनी जगह कायम रहेगी। तो फिर डिलीवरी 100% क्यों मेरा नहीं कहना हुई? एक है, अगर आप मुझे परमिट करें तो। यस, प्लीज गो अहेड सर। हाँ जी, देखिए हम ये समझते हैं कि पिछले 40 वर्षों के अंदर 2 चीजें ऐसी घटी जो कि हर सैनिक को एक के मनोबल पे असर करती है और उसके मन में थोड़ा दुख भी होता है, गुस्सा भी आता है। सबसे पहली चीज तो यह है कि 1973 तक हमारा एक डिफेंस का पेंशन कमीशन हुआ करता था। हमारे जवान की पेंशन 70% के करीब लगभग दी जाती थी, जो वो लास्ट उसकी पे मिलती थी। ये कहकर के उसको घर भेजा जाता था जबरदस्ती 35-40 साल की उम्र में कि हमें युवा सेना चाहिए, तो आप अपने 70% पेंशन लेके घर जाए। सर वो ओआरओपी की पृष्ठभूमि में नहीं जाते हैं। अभी जो लागू हुआ है, जवान की जो ये तो बात सही है कि 50 साल से कभी मिला नहीं, 40 साल से लेके, ये बात फैक्ट है। तो समय कम है तो थोड़ा आगे। हाँ जी, ये लागू भी किया रवीश जी। तो देखिए, पहले जो राजनीतिक पार्टी थी उसने एक ड्रामा किया 500 करोड़ 400 करोड़ रुपए करके। हाँ, प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है इसने उसको लागू किया, परंतु उस लिहाज से लागू नहीं किया जो अपेक्षा थी, जो सच्चाई थी। वो हम लोग गए मीटिंग करने के लिए, रक्षा मंत्री के यहाँ भी मीटिंग करने गए थे। उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि आप क्यों इन चीजों को कमीशन को दे रहे हैं, क्यों इसको डिले कर रहे हैं, जबकि कमीशन से घूम के आप ही के पास आना है, आप ही ने इसका फैसला करना है, तो तुरंत फैसला कर दीजिएगा। अभी ये छोड़िए, अभी जैसे आप बता रहे थे 7वें वेतन आयोग का भी, अभी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, उसके तुरंत बाद हमारा पेंशन जो है वो 15% हो गया, जबकि हमारे जो ये सिविलियन काउंटर पार्ट है अपने, जैसे आप बता रहे थे, उनका अभी भी 30% है। कुर्सी से गिरेगा तो 30% का उसको पेंशन मिलेगा डिसेबिलिटी का, लेकिन पाकिस्तान में घुस के मार के आओगे और रीढ़ की हड्डी टूट गई तो 10% हो कर दिया है। उसके पश्चात जो रैंक है उसको 3 ग्रेड डाउन कर दिया है। अरे ये रवीश जी 48 कश्मीर दिया, 1962 बगैर हथियार और वर्दी के, कम वर्दी के चाइना से लड़े, 65 के अंदर लाहौर और हाजीपीर पास दिया, 71 के अंदर बांग्लादेश बना के दे दिया, उसके बाद श्रीलंका में शांति सेना बन के गए, आपको साइचिन ग्लेशियर जीत करके दे दिया, उसके पश्चात कश्मीर में लड़ रहे हैं, कहीं कुएं में कोई गिर जाता तब जाते हैं। इस सेना ने इस देश का मान बढ़ा के रखा है। कमी क्या है? सब बोलते हैं हम सेना हमारी गर्व है, सेना हमारा गर्व है। अरे तो एक कमेटी बनाइए, सब दलीय बैठिए, सोचिए कि इनको क्या दुख है, इस सेना के साथ क्या परेशानी है। अन्ना हजारे जी से मेरी भी बात हुई है आज, जैसे आपने अभी अन्ना हजारे जी का दिखाया था। उन्होंने एक बात है और हम तुरंत इसके बारे में कुछ ना कुछ एक्शन तो करना ही पड़ेगा। दिनेश जी, एक बात है, इसके बाद मैं अपने विंग कमांडर साहब के पास जाएंगे। सरकार के पक्ष से सोचते हैं, ठीक है कि हम सरकार से 100 रुपया मांगते हैं और सरकार 80 रुपया देती है या 70 रुपया देती है, तो मेरे हिसाब से मांग पूरी नहीं हुई, लेकिन सरकार ने ठीक प्रदर्शन किया। 100 मांगा तो अपनी जो उसकी क्षमता है, चूंकि उसको और कई विभागों में देना है, तो 70 रुपया दिया। आपका एक्सपेक्टेशन और जो सरकार ने दिया उसमें कितना का अंतर है सर? अगर थोड़ा बहुत अंतर है तो वो दर्शकों को बताना चाहिए। आपका जायज है, हक है, आपको पूरा मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी हम जानना चाहते हैं क्या 100 में से 70 रुपया सरकार ने दिया है या 100 में से? एक पॉइंट बोलना चाहूंगा। आप बोलिए सर। आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अगर एक राजघराने का व्यापार घराने का 16,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ हो सकता है, तो 10,000 करोड़ रुपए सेना के ऊपर खर्च नहीं कर सकते क्या? सर आप ऐसे बोलेंगे तो मैं वित्त मंत्री रहता तो 50,000 करोड़ आज ही देता। सवाल बहुत सीधा है और आप जानते हैं इस बात को। पॉइंट
ये सवाल है, ये चीज हमारे को दुख दे रही है। ये चीज इस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि सर्वदलीय बैठक बने, कोई कमेटी बने और विचार करे इसके ऊपर। ठीक है, विंग कमांडर साहब आप कुछ कहना चाहते थे? राजनीति बंद करें इसके ऊपर। ठीक, विंग कमांडर साहब आप। हाँ जी हाँ, रवीश जी। हाँ, पहले मैं अपनी सहानुभूति प्रकट करना चाहता हूं फैमिली के लिए। एक बेचारा हमारा शहीद हो गया और एक और नारी हमारी वीर नारी बन गई, उसके लिए दुख। दूसरी बात, अभी मुझे बहुत बड़ा दूसरा दुख हुआ, एक हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल वीके सिंह, उन्होंने बोला 4 पैसे के लिए। मुझे ये बात समझ में नहीं आती, ये 4 पैसे वाली बात कहां से आई है। बात है यहां पर सिर्फ एक OROP, 1 रैंक 1 पेंशन। ये क्या हमको दिया गया? गलत है स्टेटमेंट। ये मैं मानता हूं इस सरकार ने हमें बहुत कुछ दिया, पर अगर आप उसको OROP बोलेंगे तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाता है। पर सर खरब साहब ने कहने कहा की बात यह है कि खरब साहब ने कहा कि 90% दिया है। देखिए साहब, आप अगर डेफिनेशन को तोड़ मोड़ करते रहेंगे आप उलझ जाएंगे। OROP का मतलब होता है 1 रैंक 1 पेंशन, यानी कोई भी जूनियर कभी भी अपने सीनियर से ज्यादा पेंशन नहीं लेगा। ये क्या इनके OROP की जो डेफिनेशन बनाई है इससे लागू होती है? नहीं होती है, गलत है। तो ये गुमराह किया जा रहा है पूरे देश को कि हमने OROP दे दी, OROP नहीं मिली है हमें। यस, हमें अनाउंसमेंट पेंशन हुई है जो कि 5 साल बाद वो रिवाइज करें, इक्वलाइज करेंगे, उसके बाद पीरियोडिकली करेंगे, ये मैं मानता हूं। पर वो OROP नहीं है भाई, आप उसको कुछ ही और नाम दे दीजिए, जो भी नाम देना चाहते हैं आप दीजिए, पर OROP मत बोलिए, वो गलत है, वो गुमराह करने वाली बात है। और दूसरी बात, हम 4 पैसे की बात नहीं कर रहे हैं। ये आप हमें एक सैनिक होते हुए दूसरे सैनिक को गाली देने वाली बात है। हम पैसे के लिए कभी भिखारी नहीं थे, हम चने और गुड़ से काम चला सकते हैं। हमारा जवान चने और गुड़ से लड़ाई लड़ता है, पर ये कहना कि वो 4 पैसे के लिए आज जंतर मंतर में बैठा है, गलत है। आज 507 दिन हो गए वहां बैठे हुए और कोई पूछने वाला नहीं है उसको। जी, इसलिए 3 महीने से ये कहा जा रहा था कि सेना को लेकर सवाल ना पूछें ताकि ये सब बात सामने ना आए। अब मुझे समझ में आया, लेकिन जो उन्होंने सवाल उठाया 90% और उनके डेफिनेशन आप जवाब दें। इसमें 3 पॉइंट हैं। नंबर 1, 90% जैसे मैंने कहा तकरीबन उतनी OROP का जो आश्वासन दिया गया था, जो हम चाह रहे थे, जो कोश्यारी कमेटी के मुताबिक जो था, वो मिल चुका है। लेकिन 100% नहीं है। 10% का गैप लेकिन वो जो ऑफिसर वो जो कहे वो उनकी बात एक तर्क बिल्कुल सही है, न्यायिक रूप से उसके एक तर्क तार्किक रूप से वो बिल्कुल सही है। क्योंकि जब तक 1% भी अगर बाकी रहेगा तो वो ये मेरे ख्याल से नहीं कह रहे हैं, वो ये मेरे ख्याल से नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं कि मिला है लेकिन ये 1 रैंक 1 पेंशन नहीं है। अब विनोद साहब, क्या आप इतने भी प्रैक्टिकल नहीं है कि 10% के गैप को एक्सेप्ट नहीं कर सकते? आप हमें ये बता दीजिए साहब, डेफिनेशन ये है जिसमें कि कभी भी कोई जूनियर अपने सीनियर से ज्यादा पेंशन नहीं उठाएगा। मैं खुश हो जाऊंगा। एक ब्रेक लेना पड़ेगा मुझे। कहना नहीं है उसके बाद। आप कह लीजिए, आप कह लीजिए सर, आप दिनेश जी जल्दी से संक्षेप में। मैं ये कहना चाह रहा था, संक्षेप में ये बात है कि 1 रैंक। देखिए रवीश जी, मैं कहूंगा विधवाओं के घर जाके देखो। क्या एक विधवा को दूसरे किसी के घर में जाके बर्तन साफ करने की जरूरत पड़नी चाहिए? एक शहीद की विधवा को या एक हमारे एक जवान की विधवा होता है क्या सर? जितने भी ये जब बातें चल रही हैं 10% क्या हम ये सवाल पूछ सकते हैं? कुछ संस्थाएं जो है वो सरकार से जुड़ी हुई हैं। सैनिकों की विधवाएं घरों में बर्तन मांजती, गलत है ये। हमारे जवान और हमारे जेसीओ और हमारी विधवाओं को बहुत ज्यादा जरूरत है मदद की। गलत है ये। इक्का दुक्का कोई केस बेशक हो, ऐसा आज की एक विधवा 65-71 वाली 6,500 लेती है, जबकि एक आपके घर में पोछा देने जो आती है उसकी तनख्वाह जो 9,000 रखी गई है दिल्ली के अंदर। आप सोच सकते हैं कि हमारी विधवाओं का हाल क्या है। बिल्कुल सही। मैं एक ब्रेक ले लेता हूं। सवाल तो पूछना ही चाहिए, इससे सेना का अपमान नहीं होता है, बल्कि बहुत सारी बातें पता चलती हैं। छोटे से ब्रेक के बाद मैं आता हूं।
लौट आए हैं ब्रेक के बाद। दिल्ली में जो आज सियासी हंगामा हुआ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ममता बनर्जी, बंगाल की मुख्यमंत्री ने भी डिटेन किए जाने की निंदा की है और मुख्यमंत्री ने कहा कि ये केंद्र सरकार का, नीतीश कुमार ने कहा कि दोहरा रवैया है। बल्कि उनकी पार्टी का ट्वीट है कि लाल बहादुर शास्त्री कहते थे जय जवान जय किसान, लेकिन अब कहा जा रहा है जय किसान जय जवान। पर सर, हम आप लोगों से जानना चाहते हैं, आप कह रहे हैं 90% लागू हो गया है, बाकी दिनेश जी और विंग कमांडर विनोद जी सहमत नहीं है, पर आप समझा सकते हैं कि ये पेंशन का बजट 10,000 करोड़ है क्या? नहीं, इतनी बड़ी राशि है ये 10,000 करोड़ भ्रामक फिगर्स हैं। ये भ्रामक 10,000 करोड़ की जरूरत नहीं है। 10,000 करोड़ भी नहीं था ये। तो पीएम ने कहा कि लेकिन अगर देरी करते जाओगे तो 10,000 से भी बढ़ते जाएगा। ठीक है, हाँ। तो ये टोटल जो डिफेंस लेआउट जो 2014 और 15 का जो बजट था डिफेंस का, पेंशन्स का, वो टोटल बजट था 54,500 करोड़। हाँ, टोटल डिफेंस का 54,500 करोड़। इसमें जवानों का पेंशन क्या है सर? आपने बताया कि जो शादी वर्दी में डिफेंस में रहते हैं उनका पेंशन ग्रेच्युटी अलग करके जो सिविलियन, तो 54,000 करोड़ में से जवानों का और आप अफसरों पर पेंशन की राशि कितनी? यस, अगर इसमें से डिफेंस सिविलियंस को निकाल दोगे और ऑफिसर्स, जेसीओ, जवान, इसका तीनों फोर्सेस का अगर ये किया जाएगा तो इसका टोटल बनता है 36,515 करोड़ रुपया। 2014-15 की बजट की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, और वो ओआरओपी जोड़ देंगे तो कितना अतिरिक्त खर्च और आएगा? अगर ओआरओपी इसमें जोड़ दोगे तो 8,300 करोड़ ओआरओपी जो एरियल्स के साथ में, हाँ, पिछले कई साल के, तो 27 लाख लोगों से, मतलब 2006 से लेके अब जो नया बजट आएगा उसमें कितना पैसा जुड़ जाएगा इसमें? उसमें जो पिछले साल जो पे आउट, अगर इसको मान लिया जाए कि पे आउट ये हो चुका है, ये सरकार ने अगर मान लिया जाए कि ये 8,300 करोड़ खर्च कर दिया है, तो अगले साल तो बहुत मिनिमल होगा इसका। अगले साल मिनिमल का मतलब कितना होता है? मिनिमल का मतलब 200 करोड़ से नीचे होगा। ये 200 करोड़ से नीचे, 200 करोड़ से नीचे होगा। ओआरओपी का एलिमेंट, ओआरओपी का एलिमेंट 200 करोड़ से नीचे होगा। तो इससे ज्यादा तो 57 लोग 85,000 करोड़ लेके कहाँ पार हो गए सर? वो तो अभी सुप्रीम कोर्ट नाम बताने से तो कुछ कर रही है। लेकिन एक दूसरी बात मैं यहाँ पे कहना, आप बार बार कह रहे हैं कि 10% कुछ मामूली बातें रह गई हैं। एक दो उदाहरण से बता सकते हैं कि क्या वो मामूली बातें? यस, एक तो बात ये रह गई है कि ये जो कहा गया है कि एवरेज जो होगा, जो जब से बेस ईयर लिया गया 2013 को, 2013 का बेस ईयर लेने के साथ साथ में ये भी कहा गया, सरकार के ऑर्डर्स ये थे कि इसमें आपको मीन, उसका एवरेज मिलेगा, औसत मिलेगा। तो औसत जो रिटायर होंगे, जो पेंशन पे आ रहे होंगे नए, वो अपने समकक्ष रैंक वाले, ठीक है, वो उसके लेकिन वो जो था वो हम चाह रहे हैं कि वो एक रैंक एक पेंशन, 1 रैंक 1 पेंशन नहीं हो सकती। अगर ऐसा है तो फिर 2 बना दिया आपने। तो वो होना चाहिए हाईएस्ट, टॉप ऑफ द स्केल होना चाहिए। टॉप ऑफ द स्केल होगा तो सबका बराबर अपने आप होगा। नंबर 2 कि 5 साल में रिवीजन है। ठीक है, ये थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, अभी मैं 2 मेहमानों के पास जाऊंगा। ये जो सारी बातचीत प्रक्रिया हो रही है, लेफ्टिनेंट कर्नल दिनेश नायन साहब, इसमें कितनी देरी हो रही है? मतलब जो कमेटी बन गई है, क्या ये प्रक्रिया बहुत फास्ट चल रही है या ये भी उसी तरह से चलती है जैसे बाकी जांच कमेटियां चलती हैं? सर रवीश जी, 14 नवंबर 2015 को हमारी रक्षा मंत्री जी से उनके ऑफिस में मीटिंग हुआ। करीब 24 संगठन वहां पे पूरे भारतवर्ष से एक्स सर्विसमैन के आए हुए। राइट, ठीक। उस समय पे हमने यही सवाल उनसे कहा था कि इसको एक्सटेंशन तो नहीं दे दी जाएगी, जो 1 मैन कमीशन है आपका। और हमने ये भी कहा था कि सर इसको क्यों आप आगे कर रहे हैं? घूम के आना तो फैसले के लिए आप ही के पास है, तो इसको इतना लंबा टाइम क्यों दिया जा रहा है? मैं पहले ये क्लियर करना चाहूंगा कि पहली बात तो ये 1 रैंक 1 पेंशन है ही नहीं। 1 रैंक 1 पेंशन तब होती जब ये हर साल रिवाइज होता। अब ये 1 रैंक 5 पेंशन हो जाएंगी हर 5 साल में। पहले 40 साल थे तो 1 रैंक के 40 पेंशन हो रखे थे। नंबर 1, तो इसकी मूलभूत आत्मा ही खत्म हो गई है। दूसरा, ये जो अभी हमारे सेना में जो जवान हैं, हमारे जो जेसीओज हैं या हमारे जो ऑफिसर साहिबान हैं, जब वो रिटायरमेंट कई बार प्रीमेच्योर मेडिकल कारण से लेते हैं या फिर सुपर सेशन हो जाता है तो लेते हैं। अब उनको डिसग्रंटल रख के वहां पे क्या फायदा? आप उनको क्यों जबरदस्ती सेना का हमारा माहौल खराब करना चाहती है? तो वीआरएस तो होता नहीं,
हमारा तो वॉलंटरी रिटायरमेंट होती है, वो भी परमिशन से आर्मी हेडक्वार्टर देता है, तो उसको चलने दीजिए। हमने रिक्वेस्ट की थी इसको बंद मत कीजिए, ये कोई बगैर मतलब का पॉइंट था, इसका कोई पैसे से भी लेना देना नहीं। विंग कमांडर साहब से जानना चाहता हूं, अगर समय होता तो आप तीनों जवाब दीजिए कि इन सब सवालों को हम कैसे उठाएं। इतना राजनीतिक दबाव है सोशल मीडिया के जरिए कि आप आर्मी पे किसी तरह का सवाल ना उठाइए, आप लोगों का मनोबल गिर जाता है। हम लोग क्या करें सर? अगर कोई कहा जा रहा है कि 1 रैंक पेंशन दे दिया गया है, वो मान लें या गांव-गांव जाकर घूमें और उसकी जांच करें? नहीं, आपने 1 रैंक 1 पेंशन नहीं दिया तो कृपा करके आप पूरे देश को बोले कि हमने ओआरओपी नहीं दी, हमने एनहांसमेंट करी है आपकी पेंशन की, हम मान जाएंगे, हम चुप हो जाएंगे। सामने आए सातवें वेतन आयोग में भी यही बात हो रही है। आप मेरा सवाल विंग कमांडर जी से था। जी विंग कमांडर जी। हाँ, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप देश को यह बतला दें कि आपने ओआरओपी नहीं दी, आपने एनहांसमेंट और पेंशन की, जिसको आप हर 5 साल में इक्वलाइज करेंगे। अगर इसकी आप नाम बदल देंगे तो हम वो भी संतुष्टि आ जाएगी कि आपने अपना जो वादा किया था हमारे साथ वो तोड़ दिया, कोई बात नहीं, हम सह लेंगे। क्योंकि एक फौजी जो है वो कभी अपना वादा तोड़ता नहीं है। एक बारी जो प्राण चला जाए पर वचन नहीं जाता है, ये दशरथ की प्रथा हमारे यहां चली आ रही है। पर कहने की बात यह है कि देश के लिए बड़े शर्म की बात है कि हम उसको गुमराह कर रहे हैं कि 1 रैंक 1 पेंशन दे दिया गया, जो कि बिल्कुल फकत गलत बात है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और बहुत सिंपल सी बात है, जैसे अभी किसी पैनलिस्ट ने बताया, कीमत उसकी कुल 200 करोड़ से कम है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता, ये 200 करोड़ आपके लिए इतना भारी हो गया, क्या हो गया इस बात के लिए? और एक दूसरी वीआरएस की बात इसके अंदर। विंग कमांडर साहब, समय एक जो सबसे गंभीर सवाल यहाँ पे आज की घटना से जो हो रहा है, वो कहना चाहूंगा कि इसका राजनीतिकरण जो फौज के मुद्दों का जो होने लगा है, उसमें स्वार्थ ज्यादा है, उसमें ईमानदारी कम है। जिस तरीके से जो पॉलिटिकल राजनेता जो जिस तरीके से ड्रामेबाजी आज जो हो रहा है, ये ड्रामेबाजी फौज को लेके कृपया ना करें। और दूसरे इसमें एक ये बड़े दुख की बात है कि एक आदमी ने, एक पूर्व सैनिक ने जहर खा के आत्महत्या करी है। दुख की बात है, लेकिन मुझे इसका गौरव नहीं है, मुझे इसका गर्व नहीं है। मैं एक सैनिक होते हुए मुझे इससे शर्म आती है। दिनेश जी, एक लास्ट सवाल। अभी इन्होंने कहा कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, हर बात पर लगता है, तो ओआरओपी को भी क्वेश्चन नहीं करना चाहिए? अगर उस पर बात होगा तो क्या भी वो राजनीति के कोटे में आएगा? सर क्या करें सर, प्लीज हेल्प अस इंग्लिश में। नहीं, इसमें साफ सीधी सी बात है। आप रवीश जी, ये राजनीति तो बिल्कुल ही आर्मी के साथ कोई ना करे, ये देश के हित में नहीं। नंबर दूसरा, मेरा पॉइंट बिल्कुल मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, ये 1 रैंक 1 पेंशन के मुद्दे तो ये अभी छोटे मोटे उन्होंने अटका करके रखे हुए, वो करेंगे नहीं। अगला हाथी और खड़ा कर दिया है 7वें वेतन आयोग का, अगला हाथी और खड़ा कर दिया है। उसके अंदर सेना की गरिमा गिराने की कोशिश की गई और साथ ही साथ में डिसेबिलिटी पेंशन्स को सिविलियन के मुकाबले आधे से ज्यादा कम कर दिया। अब एक आदमी एसी कंडीशन हॉल में बैठ करके गिर गया कुर्सी से, तो उसको तो उसके वेतन का 30% मिल जाएगा डिसेबिलिटी पेंशन, और जो सर्जिकल स्ट्राइक करने जाएंगे उनको उनके वेतन का मिलेगा 10%। अब आप बताइएगा कि सेना को क्या करना चाहिए? जी विंग कमांडर साहब अपनी बात पूरी कर लें। जी सर, मैं आपको पूरी बात कहना चाहता हूं, देश के लिए ये सबके हित में है, इस बात को समझ लें। आपका जो लास्ट बैस्टियन अगर किसी फोर्स का, अगर देश का है, वो है आपकी आर्म फोर्सेस। आप आर्म फोर्सेस को नीचे गिराते जा रहे हैं, ये सही नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी इंडिपेंडेंस से और आज तक चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी की जो वेतन है 108 गुना बढ़ी है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की 45 गुना। ये दोहरापन क्यों? ठीक है, इसका कारण क्या है? कोई बता सकता है मेरे को? लेते हैं। आप एक दूसरा सवाल, एक दूसरा सवाल, एक मिनट। दूसरा सवाल यह है कि हमारे यहाँ जो डीजीपी है पुलिस का, वो बन जाता है 27 साल में और लेफ्टिनेंट जनरल बनता है 32 साल में, और दोनों सेम रैंक बनते हैं। जी माफी चाहता हूं, लेकिन जो आपकी बात सही है कि बुरा हुआ उनके साथ और उनके परिवार वालों के साथ भी। अब पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन जिस तरह की बातें आपके सामने आ रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप सभी सेना पतियों का। और आपने सेना में अपनी जिंदगी, अपनी एयरफोर्स में भी आपने जिंदगी आप लोगों ने बिताई है। अच्छा हुआ कि आप तीनों ने कम से कम सवाल करने की गुंजाइश बनाई, मैं उससे ज्यादा खुश हूं। सबकी बातों में, जवाबों में हर बात पूरी नहीं आ पाती। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे हमारे सहयोगी सुशील बहुगुणा के बारे में।
बुधवार को सुशील बहुगुणा हमारे सहयोगी, इन्हें रामनाथ गोयनका अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें पर्यावरण पे रिपोर्टिंग के लिए ये सम्मान दिया गया। सुशील बहुगुणा के साथ साथ एनडीटीवी के ही आमिर रफीक पीरजादा और कैमरा पर्सन हैं राकेश सोलंकी, उनको ऑन द स्पॉट रिपोर्टिंग के लिए सम्मानित किया गया। वो नेपाल भूकंप के वक्त एवरेस्ट पर गए थे और सुशील लगातार, बहुगुणा हमारे सहयोगी आप स्क्रीन में देख ही रहे हैं, सुशील को पर्यावरण को लेकर काफी उत्तराखंड के हैं सुशील और रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार। For the category of on-the-spot reporting. For broadcast, the winners are Amir Rafiq Pirzada and Rakesh Solanki from NDTV.